नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है में और एक बजते ही जुड़ जाते हैं हम आपके साथ, ताकि आपके मन में शेयर बाज़ार को लेकर के जो भी शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, उनको दूर किया जा सके। हर रोज़ हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट होते हैं जो आपकी तमाम समस्याओं का निदान करते हैं। आज के बाज़ार की बात करें तो लगातार चौथे दिन बाज़ार में अब गिरावट देखने को मिल रही है। अब डर यही लग रहा है कि क्या बाज़ार की ये गिरावट कहीं गहराएगी तो नहीं। जिस तरीके से बाज़ार 18,400 के बाद ये लग रहा था कि नया उच्चतम स्तर छुएगा, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके पिछले 4 दिनों में बाज़ार में गिरावट गहराई है। अभी की बात करें तो आज भी बाज़ार 18,186 पर खुला, वही उस दिन का उच्चतम स्तर था, लेकिन काफ़ी देर तक उसने कोशिश की, करीब 15-20 मिनट 25 मिनट तक कि बाज़ार जो है हरे निशान में रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके बाज़ार में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 18,060, महत्वपूर्ण बात यह है कि 18,000 का लेवल निफ्टी लगातार होल्ड कर रहा है। ऊपर के लेवल पे हम देख रहे हैं कि जब बाज़ार जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन बाज़ार नीचे भी जाने को तैयार नहीं है। 18,109, तो लोअर लेवल से अगर हम देखें तो अभी करीब 40-50 अंकों के आसपास की, कह सकते हैं 50 अंकों की रिकवरी जो है लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। 18,110 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें, 33 शेयर ऐसे हैं जो कि बाजार में, निफ्टी के अंदर माफ़ कीजिएगा, गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, जबकि 17 शेयर ऐसे हैं जिनमें की मजबूती देखने को मिल रही है। सेक्टर जिनमें सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर जो है बाजार को नीचे खींच रहा है। 1% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पर है। एफएमसीजी में दबाव बना हुआ है, आधे फीसद के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज ऑयल एंड गैस में भी दबाव देखने को मिला है। रियल्टी सेक्टर लगातार इधर दबाव दिखा रहा है, हालांकि अभी निफ्टी रियल्टी में मामूली सा हल्का सा हरा निशान है, लेकिन दबाव यहाँ पर ज़्यादातर शेयरों में देखने को मिल रहा है। मजबूती, आज रिकवरी जो है देखने को मिल रही है। आईटी शेयरों में हमने देखा कि थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। अब ये कितनी सस्टेनेबल है वो देखना होगा। 1.25% से ज़्यादा की मजबूती निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो ये आईटी इंडेक्स की मजबूती कितनी चलेगी, नतीजे काफ़ी दिग्गज कंपनियों के आए हैं, चाहे वो एसबीआई हो अपने क्षेत्र की दिग्गज, या फिर एफएमसीजी में आईटीसी। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। कुछ कंपनियों के नतीजे आए, उसके बाद शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे गए हैं, खासतौर से फार्मा के अंदर, वहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए, और क्या बाजार एक नई गिरावट, एक तेज़ गिरावट की ओर बढ़ रहा है। इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। इस पर उत्तर देने के लिए हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान, बाजार विशेषज्ञ संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे, बाजार की दिशा को आप कैसे देख रहे हैं। जब बाजार ऊपर जा रहा था तो लग रहा था कि शायद आसानी से 18,500 का स्तर न सिर्फ पार होगा, बल्कि शायद नए उच्चतम स्तर भी जल्द ही बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पिछले 4 दिनों में बाजार थोड़ा थोड़ा करके करेक्ट होते हुए एक बार फिर से 18,000 के नज़दीक पहुंचा है आज। हालांकि वहां से थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली है, 18,100 का स्तर देखने को मिल रहा है। डरने की आवश्यकता है इस बाजार में? थैंक यू विपुल जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मार्केट में थोड़ा करेक्शन, हम जैसा कि आप बता रहे थे कि 4 दिनों से चल रहा है। और अगर देखें कि हम अब जो है इस मंथ की एक्सपायरी, मई मंथ की एक्सपायरी की तरफ अब हम अग्रसर हो रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से अगर देखें तो जो दायरे निकल कर आ रहे हैं वो 18,000 और 18,200, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है स्पॉट लेवल पे हो जाएंगे, क्योंकि ओआई कॉन्सेंट्रेशन वही इंडिकेट कर रहा है धीरे धीरे एक्टिविटी अब सिकुड़ती जा रही है, और ये 200 पॉइंट के बीच का दायरा होगा। और बराबर हम ये देखते हैं कि जब भी एक्सपायरी जो है लास्ट वीक होता है, उस समय शुक्रवार या मंडे को काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, ओविंग टू दी जो कह ले कि इस महीने से अगले महीने का जो रोल ओवर होता है उसके कारण, और ऑप्शंस की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, जिसके कारण कि 2 दिनों बाजार थोड़ा सा जो है कह लें कि वीकर नोट रहता है, ताकि ठीक से जो है रोल ओवर हो सके अगले महीने का। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये दो जो लेवल हैं, 18,200 के ऊपर अगर तेजी खेलनी है आपको, तो उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तब ध्यान दें, और 18,000 बाय क्लोजिंग बेसिस अगर ये बंद हो जाता है, तब लगेगा कि मार्केट में एक करेक्टिव मोड जो कि अभी चल रहा है 3-4 दिनों से, उसमें और मंदी थोड़ी गहरा सकती है। अगले हफ्ते के लिए क्या उम्मीद करें सर? अभी इसी तरह का बाजार रहेगा या फिर एक दिशा तय करेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? जैसा मैंने बताया कि ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन जिस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, वो एक सीमित दायरे के अंदर होगा, 18,000 से लेकर 18,200, और इसके बाद अगर कोई भी दिशा किसी भी तरफ लेता है मार्केट, तब आपको वहां पर सतर्क रहने की जरूरत होगी। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हो सकता है कि आपको बैंकिंग शेयर्स में अच्छे
जो है उछाल मिले, या फिर अगर नीचे जाता है तो आपको देखना होगा कि कौन से सेक्टर्स वहां पर नीचे की तरफ टूट रहे हैं, और वहां पर फिर आपको सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। जी, तो बाजार दायरे में रहेगा, लेकिन बहुत सारे सेक्टर शेयर ऐसे हैं जो अपने दायरों के बाहर निकल रहे हैं। आपको कॉन्सेंट्रेट वहीं पर करना है। चलिए अब सर अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, और इसमें तमाम सारे जो बजिंग स्टॉक्स होते हैं, खबरों वाले शेयर होते हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम जरा विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। और आज बहुत सारे नतीजे हैं सर, और उन नतीजों के पे जो है आपसे थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहेंगे। और सबसे पहले बैंकिंग शेयरों के दिग्गज कंपनी एसबीआई पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। जरा सबसे पहले तो जरा लेकर के आइए, एक शानदार नतीजे एसबीआई ने कल हमने देखा कि पोस्ट किए हैं, और 83.18% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और ये बढ़कर के 9,113 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसके अलावा कंपनी की जो ब्याज से आय है उसमें भी हमने देखा कि उम्मीद से बेहतर जो है परफॉर्मेंस देखने को मिली, और ये करीब 29.5% बढ़कर 40,392 करोड़ रुपए रही। और कल हालांकि नतीजों के बाद भी जो है सुस्ती देखने को मिली थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ पर थोड़ा बनता हुआ दिखाई दिया है, और बैंक ने करीब 11.30 रुपये का पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया। सर ओवरऑल एसबीआई के नतीजों के बाद अब एसबीआई पे क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए आपकी, वो हम आपसे जाने। उससे पहले जरा हमने तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी खंगालने की कोशिश की कि वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, तो हम चाहेंगे जरा ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट लेकर के आई जाए। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की सलाह दी है। अभी जो हम देख रहे हैं कि मजबूती शेयर में है 700 रुपये का लक्ष्य। निर्मल बांग ने भी खरीदारी की सलाह दी है, 664 रुपये का लक्ष्य। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 715 रुपये का लक्ष्य दिया गया है। जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर दी गई है, 720 रुपये का लक्ष्य। वहीं बर्नस्टीन की तरफ से आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी गई है, और यहाँ पर भी 700 रुपये का लक्ष्य है। तो सबसे कम जो टारगेट है वो 664 का है, 720 तक के टारगेट है। आप क्या इन तमाम ब्रोकरेज हाउसेस से सहमत हैं? आपकी राय क्या है बैंकिंग ओवरऑल सेक्टर पे, और एसबीआई के नतीजों के बाद क्या बैंकिंग सेक्टर को लेकर के रुझान में और सकारात्मकता आएगी? डेफिनेटली काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे हैं विपुल जी। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखा जाए तो उसमें तकरीबन जो है 32 लाख करोड़ के आसपास का लोन बुक हो गया है कंपनी का। और लास्ट ईयर जो लोन बुक था उन पे, उस पर तकरीबन 17% के आसपास की ग्रोथ रही है। इतने बड़े लोन बुक पे अगर कोई भी कंपनी इतना बड़ा ग्रोथ दे रही है, दैट इज ट्रमेंडस। मतलब केपेक्स जो है या पर्सनल फाइनेंस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का है, लोग खरीद रहे हैं, चीज़ें उधार ले रहे हैं, तो मतलब इकोनॉमी के चक्कर चल रहे हैं। और जिसका कि एक बड़ा एक मुफ्त लाभ जो है हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुआ है। एनपीए रेजोल्यूशन के कारण आप देखें कि एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और आप देखेंगे कि निचले जो है बॉटम लाइन जिसको हम कहते हैं, उसमें भी काफी अच्छा मुनाफा कंपनी को हुआ है। 18,700 करोड़ क्वार्टरली मुनाफा है इनका। और अगर साल दर साल देख लें तो पिछले साल 37,000 करोड़ का मुनाफा था, जो कि बढ़कर 57,000 करोड़ के करीब का हो गया है। तो एक क्वांटम जंप है, और जो कि हम बैंकिंग में बराबर ये देख रहे हैं कि ये चीजें आने वाले टाइम पे भी रहेंगी, क्योंकि जैसा कि सारे विशेषज्ञ ऐसा मानना है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन कमिंग 2030। तो वहां पर इकोनॉमी का इतना बड़ा होना का मतलब है कि आपके पास कैपिटल चाहिए। कैपिटल कौन देगा? तो बैंकें देगी, या फिर एनबीएफसी कंपनीज हैं। तो पूरे सिस्टम में मुझे लगता है कि बैंक्स इज गोइंग टू बी हेयर, और रहेगा। आने वाले दिनों में काफ़ी तेजी हो सकती है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो जैसा कि आपके सारे ब्रोकर बता रहे हैं कि इसमें तेजी होगी, क्योंकि वैल्यूएशन फ्रंट पे देखते हैं तो 1.6 टाइम ऑफ इट बुक वैल्यू कंपनी ट्रेड होती है। कंपनी के स्टॉक प्राइस हैं, जो कि इनके पीएस अगर हम बात कर लें, एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक बैंक या एक्सिस बैंक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोर देन 2 टाइम्स ऑफ देयर बुक्स दे आर ट्रेडिंग। तो और ये सरकारी कंपनी जिसमें कि ग्रोथ इतने ज्यादा है, आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, गांव गांव तक फैला हुआ चीज है, और गांव से शहर सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और उसका पूरा लाभ जो है इस बैंक को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सर आप भी यहाँ पर कोई ये लक्ष्य से सहमत हैं, या और ऊपर या नीचे के टारगेट देना चाहेंगे? अभी हम देख रहे हैं 573, आज फिर से लाल निशान में फिसलता हुआ दिखाई दिया। ये गिरावट की वजह क्या है सर? कल भी फिसल गया, आज भी थोड़ा शुरुआती मजबूती के बाद फिर लाल निशान में। देखिए, गिरावट की वजह केवल मुझे जो नजर आता है कि रनिंग अप टू दी, अगर आप देखें रिजल्ट,
तो 510 के भाव थे करीब इसके, और वो बढ़कर 580-90 तक हो गए थे। इसका मतलब है कि 15% की तेजी ऑलरेडी इन एक्सपेक्टेशन मार्केट दे चुका था। और मार्केट नेवर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और इतनी बड़ी कंपनी जो कि मतलब कह लें कि इंडिया के इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन है, अगर बैंकिंग सिस्टम को देख लें, तो हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए कि हमेशा परपेचुअलिटी पे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये करेक्शन जो होगा, और थोड़ा सब्सटैंशियल करेक्शन अगर हो जाता है, जैसे कि 8 to 10% करेक्शन होता है, दैट विल बी अ गुड लेवल टू एंटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो थोड़ी सी गिरावट जो देखने को मिल रही है, थोड़ा सा करें और ज़्यादा गिर जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छा शेयर है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करके चलनी चाहिए। लंबी अवधि में काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह की एक और दिग्गज कंपनी का जिक्र करते हैं और वो है एफएमसीजी क्षेत्र में सर अपनी दिग्गज कंपनी आईटीसी। एक समय था कि यहाँ पर मीम बना करते थे और उसके बाद से जिस तरीके की रैली यहाँ पर देखने को मिली है वो काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली। लोगों को लगता था सब कुछ चल रहा है पर आईटीसी कब चलेगा, पर आईटीसी काफ़ी अच्छा चला। हालांकि नतीजों के बाद नहीं चला, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन हाँ जिन लोगों ने लंबे समय तक होल्ड किया उनको अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पर भी बीट क्या है जो उम्मीद है उसको, चौथी तिमाही मुनाफा 21.4% बढ़कर के 5,086 करोड़ के आसपास रहा है। आय में भी हमने देखा है कि 2.5% के आसपास की, 2.5-3% के आसपास की उम्मीद थी बढ़ने की, ये भी 5-5.5% बढ़ी है और ये 16,398 करोड़ रुपए रही है। आने वाले समय में भी सर ये कहा जा रहा है कि चूँकि लागत में थोड़ी कमी आ रही है तो उसका फ़ायदा मिलेगा। सिगरेट कारोबार को लेकर के, होटल कारोबार को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीदें हैं। जिस तरीके से होटल सेक्टर पे हमने काफ़ी विस्तारपूर्वक अभी कल चर्चा भी की थी, होटल को लेकर काफ़ी लोग, काफ़ी आउटलुक जो है काफ़ी पॉजिटिव है। तो इन सब को लेकर के सर आईटीसी से क्या कुछ उम्मीदें हैं, रिजल्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और इसके ये कारोबार को डिमर्ज कब करेगी? क्योंकि एक रिलायंस और एक आईटीसी, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे कारोबार हैं, वैल्यूएशन कैसे आइडेंटिफाई की जाए और ये लोग अपने कारोबार को अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस में काफी बड़ी दिक्कतें होती हैं। पहले तो लोग डिमर्ज करते हैं, फिर मर्ज करते हैं, फिर वापस डिमर्जर की बात होती है। तो जहां भी कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस है, वर्टिकल्स अलग अलग हैं। जैसे आप बता रहे थे कि सिगरेट बिजनेस इनका जो है कह लें कि ट्रेडिशनली अच्छा करता है बिजनेस। इनका जो इशू था वो था कि एफएमसीजी अदर्स, जहां पर कि हम कह लें कि जिसमें इनकी बहुत सारी चीजें, फियामा है या फिर इसेंस के बहुत सारे ब्रांड हैं, आशीर्वाद है, तो ये तमाम चीजों में इनकी मार्जिन काफी कम थी, जो कि अब धीरे धीरे सुधर रही है मार्जिन। दूसरा चीज अगर देखें, पेपर का बिजनेस लास्ट ईयर काफी अच्छा किया है। अगर आप किसी भी पेपर कंपनी के बैलेंस शीट या उनके पीएनएल को देखेंगे तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अंडरलाइन जो कमोडिटी है उसमें रियलाइजेशन बहुत अच्छे रहे हैं। अगर हम आईटीसी की बात कर लें, आईटीसी जो भद्राचलम था इसके अंदर, उसमें लेकिन रियलाइजेशन जो ओवरऑल मार्केट में है, इस कंपनी ने उस तरह से या उस पेस का नहीं दिखा है। ये थोड़ी सी निराशा रही है। और पिछले दिनों अगर आप देखें तो काफी अच्छा गेन ऑलरेडी आ चुका है। तो एक ऑलरेडी गेन पर बैठा हुआ है आईटीसी, और हम ये उम्मीद करें कि फिर बहुत ज्यादा अच्छा कर लेगा। मुझे लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स जो कि एसबीआई के साथ है, नतीजे अच्छे हैं लेकिन ऑलरेडी हम रनिंग अप टू द रिजल्ट्स काफी बढ़ चुका है। तो स्टॉक में हो सकता है कि आपको टाइम वाइज करेक्शंस या प्राइस वाइज थोड़े करेक्शंस दिखते हों, लेकिन पहले से उम्मीदें जो है थोड़ी जगी हैं, क्योंकि इनका मार्जिन टूवर्ड्स एफएमसीजी अदर्स वो बढ़ा है। होटल बिजनेस जैसा आप बात कर रहे थे, होटल्स में भी थोड़ी अच्छी चीजें हुई हैं, लेकिन कंपेयर टू दी अदर पीयर्स इन होटल बिजनेस अगर देखेंगे, बहुत ही मिनिस्ट्रिकल है। आईटीसी जैसे बड़े ग्रुप के लिए, बड़े घराने के लिए ये बहुत ही मतलब कहने की उद्यमता जैसे कहते हैं कि बहुत कम हो रहा है, जो कि ज्यादा स्केल पे होना चाहिए। तो और क्योंकि प्रीमियम ब्रांड है इनके पास, आईटीसी के जो होटल हैं वो लग्जरी होटल हैं। लग्जरी होटल को छोड़ दें, अगर आप मिड टू लोअर में जाएंगे वहां पर बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो उसके थोड़ा अछूता रहा, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बट ओवरऑल नतीजे ठीक रहे हैं और धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ अब ये स्टॉक बढ़ चुका है। एक सवाल इस पर रहेगा, जरा ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद से आपकी क्या उम्मीदें हैं ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो सकारात्मक है, लेकिन एक तरीके की सिमेट्री देखने को मिल रही है। सबके लक्ष्य एक ही जैसे जो है सर वो देखने को मिल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह 485, शेर खान खरीदारी की सलाह 485, निर्मल बांग खरीदारी की सलाह 485। ये 485 पे सर सबकी सुई अटकी क्यों हुई है और इस नंबर के
क्या कुछ मायने आप देख रहे हैं कि आखिर में ये सब लोग ऐसा लग रहा है जैसे सबने मिलकर के एक साथ रिपोर्ट तैयार की हो। 485 का लक्ष्य यहाँ से अभी 420 के आसपास चल रहा है, आपकी क्या सलाह रहेगी और आप क्या लक्ष्य देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का जो रन रेट है, सारे लोग वही देख रहे हैं कि इसमें जो रन रेट आया है, और उसमें जो कमजोर कड़ी है मुझे लगता है होटल ही है। अगर कुछ भी थोड़ा सा फ्लिप साइड होगा तो सबसे पहले इनके होटल बिजनेस की मार्जिन जाएगी। एफएमसीजी में जो धीरे धीरे पेस इन्होंने पकड़ना चालू किया है, दैट इज अ वेरी गुड साइन वहां पर। लेकिन अगर आप इनके कंपेयर कर लें एचयूएल के साथ, डाबर के साथ, गोदरेज एफएमसीजी जो है गोदरेज कंज्यूमर के साथ, तो वो भी थोड़ी कम रही है। इसीलिए नंबर्स जो है लगातार अगर आप देख लें 3 सालों से नंबर्स में एक ग्रोथ रही है। लेकिन ये नंबर्स में ग्रोथ में हम इसको अनुमान और ज्यादा देंगे जब इनकी एफएमसीजी के मार्जिन्स जो है एट पार विद देयर पीयर्स हो जाएंगी, जो कि अभी अनलाइकली है। इसीलिए सारे लोग थोड़ा सा कम दे रहे हैं कि 460 से 80 के बीच में आप देखेंगे बहुत से लोग दे रहे हैं, क्योंकि वहां तक जाते जाते वैल्यूएशन एक सैचुरेशन की तरफ लगता है। डिमर्जर की जहां तक बात है, जब डिमर्ज होगा कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस में, जब हम कहते हैं कि एक एसओटीपी वैल्यूएशन होता है जो सम ऑफ द पार्ट्स के वैल्यूएशन होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, आप खिचड़ी खाना ज्यादा अच्छा समझते हो या फिर आप एक एला कार्ट ऑर्डर करोगे अलग अलग तरीके से जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो बिजनेस खिचड़ी हो जाती है वहां पर वैल्यूएशन जो है सम ऑफ द पार्ट्स के उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। अब जब वर्टिकल अलग हो जाएंगे तब जैसे एफएमसीजी को एफएमसीजी का बिजनेस मिलेगा, सिगरेट को सिगरेट की का जो है मल्टीपल मिलेगा, होटल्स को होटल्स के मिलेंगे, तब देखेंगे कि ओवरऑल अगर अलग कर दिया जाए वर्टिकल तो टोटल जो है वो ज्यादा हो जाएगा आज से। तो मुझे लगता है कि डिमर्जर विल बी ए ट्रिगर, और वो अभी तक जो है बातें हो रही हैं खाली, और वो भी इन्वेस्टर और एनालिस्ट कम्युनिटी में। अभी तक जो है कोई कॉन्क्रीट रोड मैप मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है। जब तक ये नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि थोड़ी सी ग्रोथ लैंग्वेज करेगी। ठीक, इस बीच जो है एक और नतीजे आए हैं सर, उस पर भी जरा आपकी निगाह चाहेंगे कि आप टिप्पणी करें, और वो है बाटा के नतीजे। बाटा में भी हमने देखा कि जो है मार्जिन्स जो है वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मुनाफा 4.25% बढ़कर के 65.62 करोड़ रुपए रहा, और आय में भी हमने देखा कि इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है, और 15.28% कंपनी की आय बढ़ी है। 788.52 करोड़ रुपए रहे कंपनी की आय। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि शू सेक्टर में एक अच्छा जो है फुटवेयर सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी बीच में देखने को मिली थी। अब शानदार नतीजों के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को सुबह मिल रही थी। अभी किस तरीके से देख रहे हैं सर बाटा को? बाटा में क्या अभी कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देती है? और नतीजों के बाद खासतौर से फुटवेयर शेयरों में जो रिकवरी थी वो अभी फिर से कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? आपकी क्या सलाह है? हालांकि शुरुआती जो बढ़त थी वो अब शेयर ने खो दी है। देखिए, बाटा में जो प्रॉब्लम हुई थी इनका, क्योंकि ये इनका प्रेजेंस था, समझ लीजिए कि इनके स्टोर्स हैं, खुद के स्टोर्स हैं या फ्रेंचाइजीज के स्टोर दे रखा था इन्होंने। कोविड जो है बाटा के लिए काफी खराब रहा, क्योंकि इनके पास एक ओमनी चैनल ही था। ये अपने आप को लीवरेज नहीं कर पाए थे ऑनलाइन, बहुत लेट में चालू किया इन्होंने, और इसी कारण हम देख रहे हैं कि इसमें रिकवरी भी काफी लेट रही है इन दिनों। लेकिन अगर आप बाटा के शोरूम में जाएंगे तो आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, और काफी कंपनी जद्दोजहद कर रही है कि जो है मैक्सिमम रीच डिस्काउंट्स दिए जा सके, और किसी तरह से फुटफॉल बढ़ाया जा सके लोगों को, और सेल्स रेवेन्यू इनके बढ़ाया जा सके, जिसमें कि कंपनी काफी कामयाब रही है। लेकिन अगर हम देख लें कि जो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे हम कहते हैं, वो अगर देख लें तो 2019 में 329 करोड़ था, 2023 में अगर देख लें तो 323 करोड़ है पूरे साल का। मतलब अभी हम प्री कोविड लेवल पे आए हैं। अगर इसी क्षेत्र में आपको देखना है तो मुझे लगता है कि मिर्जा टैनरी ने काफी अच्छा किया है, काफी अच्छे चैनल्स, और अपने जो है रेड टेप शू के ब्रांड को अलग कर रही है। काफी अच्छा किया उस कंपनी ने। तो वो स्पेस में मेरे को लगता है कि मिर्जा टैनरी इज गोइंग टू डू वेल, काफी अच्छा किया है। हाँ, ये रिकवरी पाथ पे है। मुझे लगता है कि और अगर थोड़ा सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तब इस स्टॉक को देखना चाहिए। ठीक है सर, रिकवरी पाथ पे हैं, यहाँ पे थोड़ा और करेक्शन हो तब इसको देखना चाहिए। लेकिन अब चलते हैं जरा एक और बजिंग स्टॉक्स जहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेज़ी है, और वो है रामको सीमेंट के ऊपर। रामको सीमेंट्स के रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं,
और ओवरऑल इस सेक्टर को लेकर के भी काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। इस पर भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी रहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपनी का मुनाफा 27.27% बढ़ा है और ये करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। आय में भी इजाफा देखने को मिला है और ये करीब 50% बढ़ी है और 2583.57 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। और शानदार वॉल्यूम के साथ आज यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। 2 हफ्ते का औसत वॉल्यूम यहाँ पर 7-7.5 हज़ार के आसपास रहता है BSE पर, जबकि आज हम देख रहे हैं कि 1.25 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम अब तक यहाँ पर हो चुका है। आज हम देख रहे हैं कि अभी करीब 7% की तेज़ी है सर यहाँ पर। इस शेयर पे आपकी राय, और उसके बाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर पे आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जरा रामको पे एक टिप्पणी हो जाए छोटी सी। देखिए, सीमेंट सेक्टर में विपुल जी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी जो फ्यूल प्राइस का इतना बड़ा बढ़ जाना, क्योंकि अगर आप इनकी P&L को देखेंगे तो उसमें एक सब्सटैंशियल पोर्शन इनका फ्यूल का होता है, और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम कह रहे हैं, इसमें फ्यूल भी काफ़ी लगते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का एक चार्जेस होता है। बहुत ही कह लें कि स्टबर्नली हाई थे क्रूड के प्राइसेस लास्ट ईयर, अब घट गए हैं, जिसके कारण कि जो है पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ें जो कि ये यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें को दाम कम हुए हैं पहले से, और इनके रियलाइजेशन पहले से काफ़ी बेटर होने लगे हैं। सेल्स तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्जिन जो है वो काफ़ी श्रिंक हो गई थी। अगर आप देखें 30% के आसपास 2017-18 में 25%, और उसके बाद धीरे धीरे मार्जिन श्रिंक होकर 15% पे आ गई है। अब ये मार्जिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये अच्छा करेगी आने वाले दिनों में, जिस तरह से अर्बनाइजेशन और बहुत सारी चीजें पैक्ड हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक साउथ की कंपनी का एक बहुत ही बेहतर स्टॉक है और पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हर गिरावट पे इस स्टॉक को ऐड करना चाहिए। हर गिरावट पे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। लेकिन ओवरऑल सीमेंट सेक्टर को लेकर क्या आउटलुक है, और संतोष जी से समझेंगे कि उनके पसंदीदा सीमेंट शेयर कौन से हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी शौर्य बताइए कि आखिर में सीमेंट सेक्टर में जान क्यों दिखाई दे रही है और किस सीमेंट में जान है, वो तो हम जानेंगे कि संतोष जी से। आप ही बताइए कि ये तेजी की वजह क्या है। नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जी, नतीजे से देखने को मिले हैं और सीमेंट सेक्टर में देखें काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन कुछ रिस्क भी निकल के आ रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव बातों से स्टार्ट करें तो ओवरऑल डिमांड आउटलुक देखें तो कई सारी चीज़ें पॉजिटिव है। इंफ्रा पे सरकार ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, उन्होंने अपना कैपेक्स का टारगेट बढ़ाया है, प्राइवेट कंपनी द्वारा कैपेक्स के बूम की मांग उम्मीद करी जा रही है, और उसी के साथ साथ हमने अभी रियल एस्टेट सेक्टर में बात करी है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में बात करी है। दोनों में ये बताया कि कंपनियां टियर 2 सिटीज ओवरऑल एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर सी बात है इन सब वजह से आपको सीमेंट में मांग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जैसे अभी बात कर रहे थे कि दाम बढ़े थे इनपुट के, तो उस वजह से सीमेंट के प्राइसेस के भी दाम बढ़े हैं। यानी कोविड से पहले 99 एकर्स ने रिपोर्ट में बताया कि जो 50 किलो बैग के दाम 200 रुपए थे, अब वो सीमेंट के 50 किलो बैग के दाम 300 से 400 रुपए की रेंज में आ गए हैं। लेकिन अगर डिमांड को लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक्स हैं सरकार की तरफ से, प्राइवेट कंपनियों द्वारा, साथ में PLI इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, तो अगर डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है तो कंपनियों के पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने प्राइस को कम करें। तो इस वजह से कंपनियों की डिमांड अच्छी, साथ में प्राइसेस ज़्यादा, तो टॉप लाइन अच्छी रहने की उम्मीद है। अब बात करें अगर कॉस्ट की, तो कॉस्ट में जैसे अगर फ्यूल के प्यार बहुत बढ़ गए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अब उसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो एंटीक ब्रोकिंग ने बताया कि खाली मई के महीने में इंटरनेशनल फ्यूल प्राइस 10% घटे हैं, और उसका इंपैक्ट ऐसे देख सकते हैं कि जितना आप 10% घटाएंगे फ्यूल के दाम और आप अपने प्राइस को 2% बढ़ा दें, उन दोनों का एबिटा के ऊपर सेम इंपैक्ट आएगा। तो ये काफी एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ अगर बात करें पेटकोक की, तो पेटकोक में बताया जा रहा है कि 99 एकर्स ने कि अगर आपको 100 टन सीमेंट बनाना है उसमें 25 टन पेटकोक का यूज होता है, और पेटकोक के प्राइस भी काफी ज्यादा तेजी से गिरे हैं। तो अपने पीक से बताया जा रहा है 50% तक गिर गए हैं, बल्कि मार्च से लेकर अब तक भी उसमें 20% की फॉल देखने को मिली है। तो एक तरफ डिमांड में इंप्रूवमेंट है, प्राइसेस कम करने के सीमेंट को रीजन नहीं है, साथ ही साथ उनके जो कॉस्ट है वो कम होती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब है मार्जिन भी इंप्रूव होंगे और टॉप लाइन और बॉटम लाइन सब में आने वाले समय में अच्छा नजरिया देखने को नजर आ रहे हैं। तो तमाम चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पर निकल करके आती हुई। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तमाम पॉजिटिव कारण हैं, आप इससे कितने सहमत हैं, और आपके पसंदीदा शेयर जो है सीमेंट सेक्टर में कौन कौन से हैं जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर अभी खरीदारी की जा सकती है। अभी हम ग्राफिक्स में देख रहे थे, शौर्य बता रहे थे कि अल्ट्राटेक को लेके काफ़ी लोग बुलिश हैं। आपकी पसंदीदा शेयर कौन कौन से हैं सर सीमेंट में, और आप सीमेंट सेक्टर का आपका आउटलुक क्या है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, और उसमें भी मेनली अगर आप देख लें सीमेंट और स्टील, इनमें क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ हमें देखना चाहिए कि किनके कितने बड़े केपेक्स हैं।
और लेकिन और एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि क्या पूरे इंडस्ट्री में अगर केपेक्स आता है तो उससे ओवर सप्लाई तो नहीं हो जाती है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि फिर जो है आपके प्रोडक्ट के दाम कैसे होंगे। तो जैसा कि अल्ट्राटेक पे सारे लोग बुलिश इसलिए हैं कि उनका सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्लान है। और अगर मैं देखूं कि कॉस्ट के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सीमेंट प्रोडक्शन में, तो जो कॉस्ट के लिए जानी जाती है कंपनी, मुझे लगता है कि डालमिया जो है भारत, वो काफ़ी अच्छी कंपनी जो कि कॉस्ट के रूप में देखनी चाहिए। दूसरी जो अभी अडानी ने कुछ दिनों पहले अक्वायर की थी कंपनी एसीसी और अंबुजा, मुझे लगता है कि अंबुजा उसमें एक अच्छा प्ले हो सकता है आने वाले दिनों में। अगर आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल भी देख लें तो 8,500 करोड़ से ज़्यादा का कैश उनकी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स उनकी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, तो इनफ कैश फॉर फ्यूचर ग्रोथ है। और एसीसी के प्रमोटर हैं अंबुजा, तो ये जो है प्ले हो सकता है। और साउथ की, जैसा मैंने बात किया कि रैमको सीमेंट एक अच्छी कंपनी है साउथ में, तो साउथ का अगर प्ले करना है तो रैमको है, और अगर प्ले करना है तो आपको अल्ट्राटेक, दालमिया भारत, ये कंपनियां हैं जहाँ, और अंबुजा, ये 3 कंपनियां हैं जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, इन सीमेंट में जान है। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, आज इस जानकारी के लिए, विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए। तो जहाँ पे आपको खरीदारी आप कर सकते हैं उसमें डालमिया भारत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर संतोष जी को अंबुजा में खरीदारी करने की सलाह है। अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे रामको सीमेंट, यहाँ पर कहना ये आज काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, थोड़ा करेक्ट हो जाए तो अगर आप सीमेंट में खरीदारी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि दिग्गज कंपनी है, यहाँ पर तो खरीदारी की जा सकती है। तो ये फिलहाल सीमेंट सेक्टर को लेकर के आउटलुक निकल के आता हुआ ये वो शेयर हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं आगे भविष्य को देखते हुए। सर चलते चलते जरा आपकी जो ट्रेडिंग टिप्स है वो अब हम कार्यक्रम के दौरान चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि आज बहुत सारी खबरें थी, उन खबरों का विश्लेषण भी आवश्यक था, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक देखते रहते हैं। आपके पसंदीदा 2 शेयर सर। ठीक है, रेडिंगटन इंडिया बोल के एक कंपनी है जो कि इंडिया में आईफोन, एप्पल के प्रोडक्ट्स को बेचती है, साथ ही साथ कंप्यूटर के नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स, सारे बहुत सारे वैरायटीज़ का काम है इनका। काफ़ी अच्छा जो है कैश है कंपनी के पास, और काफ़ी अच्छा कैश जनरेट करती है फॉर एवरी ईयर, अच्छे डिविडेंड पे आउट देती है। इस कंपनी को ध्यान रखें, अभी मौजूदा स्तर पे हो या यहाँ से घटता हो, तो जो है आपको देखना चाहिए 195 तक का मुझे लगता है कि लक्ष्य हो सकता है। 161 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रख लें। फिलिप्स कार्बन बोल के एक कंपनी हुआ करती थी पहले, अभी नाम चेंज हो गया है, पीसीबीएल बोल के है, जो कि गोयनका, आरपी गोयनका जो हर्ष गोयनका है उनकी कंपनी है, जो कि कार्बन ब्लैक बनाती है। इसमें 1200 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन ऑलरेडी जो है एक कुछ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी तेजी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी केपेक्स में है और जो है इनकम उसकी जुड़ने वाली है, अब नेक्स्ट क्वार्टर से जुड़ जाएगी। तो ये है, वहाँ पर 170 रुपए तक के लक्ष्य हो सकते हैं। तो ये 2 कंपनियां हैं, और उसमें 122 रुपए के नीचे का एक जो है प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर बना के रख लें। ठीक, तो यहाँ पर पीसीबीएल आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, जरा स्क्रीन पे ले आइए एक बार। और इसके अलावा जो है रेडिंगटन पे जो है खरीदारी की सलाह है। 2 शेयर है। पीसीबीएल आपको 170 का लक्ष्य, 122 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें अगर लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो। साथ साथ रेडिंगटन में 161 का स्टॉप लॉस लगाएं, 195 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपका आभार अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और काफ़ी देर तक, समय से ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण समय दिया आपने, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग, थैंक यू।